कह कालः का निमित्राणि को देशः को व्यायागमो कास्याहम काचमे शक्तिरीति चित्यम मुहुर्मः। अर्थात कैसा समय है, कौन मित्र है, कौन स्थान है, आय व्यय क्या है, इसे बार बार सोचना और समझना चाहिए और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले इसकी समीक्षा करनी चाहिए, खासकर युद्ध या संकट के समय। ये श्लोक चाणक्य नीति का है। आज मैं ये श्लोक यूक्रेन और वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए कह रहा हूं। नमस्तुभ्यम। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारा खास कार्यक्रम थर्ड आई देख रहे हैं आप। रूस यूक्रेन जंग अपने अंतिम चरण में है। पूरी दुनिया को यह पता था कि यूक्रेन रूस के सामने बहुत देर तक नहीं टिकेगा। खुद यूक्रेन को भी ये बात पता थी, लेकिन वो युद्ध की आग में कूद पड़ा। आप कहेंगे कि यूक्रेन के लिए ये मान सम्मान की बात थी। नहीं, बिल्कुल गलत। ये मान सम्मान की बात नहीं थी, बल्कि जिद थी। और उससे भी ज्यादा यूक्रेन को किसी ने चढ़ा दिया था कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और चढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। और अमेरिका के बहकावे में आकर यूक्रेन ने वही गलती कर दी जो गलती पाकिस्तान ने सन 1971 में की थी। उसी अमेरिका के कहने पर इस पर बात करूंगा, लेकिन फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध की बात कर लेते हैं। 24 फरवरी के तड़के सुबह रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की घोषणा कर दी और यूक्रेन पर रूसी बम बरसने लगे। 2 दिन के युद्ध में यूक्रेन बर्बाद हो गया। भले ही यूक्रेन ये दावा करे कि हमारे 200 लोग ही मारे गए हैं और 200 के आसपास ही सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्योंकि जहां बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाई जा रही हों, वहां कितने लोग मारे गए होंगे इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल सटीक संख्या कोई नहीं बता सकता। ये संख्या हजारों में है। वहीं यूक्रेन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने आत्मसमर्पण के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और होगा भी यही। लेकिन सब कुछ बर्बाद करके, हजारों लोगों को युद्ध की आग में जलाकर, काश यूक्रेन अमेरिका के बहकावे में नहीं आता और पहले ही अपनी जीत छोड़कर रूस से बातचीत करता, तो शायद ये विनाश लीला आज देखने को नहीं मिलती। वहीं इस हार के बाद रूस तो जीत जाएगा, लेकिन हार सिर्फ यूक्रेन की नहीं होगी, बल्कि यूक्रेन से बड़ी हार अमेरिका की होगी, क्योंकि पूरे विश्व में उसकी थू थू हो रही होगी। एक बात यह भी साफ हो जाएगा कि अमेरिका न तो किसी का साथ देता है और न ही देगा। इसलिए उस पर भरोसा करना सही नहीं है। आप इतिहास पर नजर डालें तो अमेरिका किसी भी युद्ध में खुलकर सामने नहीं आया है। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका बाद में शामिल हुआ था, वो भी जब युद्ध समाप्त होने वाला था, तो अपना परमाणु परीक्षण करने और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु परीक्षण कर पुनः पीछे हट गया, जिसका परिणाम पूरी दुनिया आज भी भुगत रही है। ठीक यही कहानी अमेरिका ने सन 1971 में दोहराई थी, जब पाकिस्तान को आगे कर उसे युद्ध के लिए उकसा दिया, भारत पर हमला करने के लिए चढ़ा दिया और फिर पीछे हट गया। उस वक्त पाकिस्तान तख्ता पलट के दौर से गुजर रहा था। पूरा पाकिस्तान सेना के कब्जे में था, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं था। सेना प्रमुख जनरल AK नियाजी अमेरिका से संपर्क पर साध रहे थे। उस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति था रिचर्ड निक्सन, जो नियाजी को यह कह दिया कि वो कुछ भी करे, हम उसकी मदद करेंगे। फिर क्या था, पाकिस्तान के पर निकल आए और भारत पर हमला कर दिया। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी। 13 दिन तक ये युद्ध चला। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी को अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर करना पड़ा, लेकिन अमेरिका की कोई भी मदद नहीं पहुंची। वो बस ये कहता रहा कि ये पोत जा रहा है, वो जहाज जा रहा है, समंदर में क्रैश कर गया। परिणाम ये रहा कि पाकिस्तान को भारत के सामने हथियार, इज्जत और पूर्वी पाकिस्तान सब कुछ देना पड़ा। वही गलती इस बार यूक्रेन ने दोहरा दी और पूरे यूक्रेन को रूस के अधीन कर दिया। लेकिन 1971 में जीतने वाला भारत था जो पाकिस्तान को बख्श दिया, माफ कर दिया। लेकिन ये रूस है, पुतिन है, जो यूक्रेन और जेलेंस्की को शायद ही बख्शे। अब बात करते हैं इस युद्ध के परिणाम का, कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा।
इस युद्ध के गंभीर परिणाम यूक्रेन को भुगतने पड़ेंगे। अगर रूस संधि करता है तो भारी भरकम शर्तें लगाई जाएंगी। सभी एयरपोर्ट, परमाणु संयंत्र, प्रमुख बंदरगाह, सैन्य छावनी रूस अपने अधीन कर लेगा। तेल के कुएं जिसके लिए लड़ाई चल रही है उस पर भी रूस का कब्जा हो जाएगा। यही नहीं, वहां के लोकतंत्र पर भी एक तरह से कहें तो रूस की ही हुकूमत चलेगी। एक तरह से कहें तो यूक्रेन जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, जो कभी रूस का हिस्सेदार हुआ करता था, अब पूरी तरह से रूस का गुलाम हो जाएगा। वहीं अब बात करते हैं कि इसके वैश्विक स्तर पर इसका असर क्या पड़ेगा, तो यह बहुत ही गंभीर मामला है। पूरे विश्व के दबंग देशों के लिए रूस ने एक रास्ता खोल दिया। पुतिन ने एक नई परंपरा शुरू कर दी। जो बड़े देश अभी तक यूएनओ, नाटो जैसी संस्थाओं और व्यापारिक सुरक्षा जैसी संधियों की वजह से चुप बैठे थे, वे अब चुप नहीं बैठेंगे। वे अब समझ जाएंगे कि यूएनओ नकारा हो चुका है, निकम्मा हो चुका है, ये कुछ नहीं कर सकता। और इसका परिणाम ये होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी चरितार्थ हो जाएगी। एक तरफ चीन वियतनाम पर, अमेरिका डेनमार्क पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, ब्रिटेन भी अपने पड़ोसी देश को गुलाम बनाने की कोशिश करेगा, और सबसे गंदी स्थिति मुस्लिम देशों की होगी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। वो एक दूसरे पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे और परिणाम ये होगा कि पूरा विश्व एक बार शीत युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा और फिर उसका परिणाम महायुद्ध, महाप्रलय में बदल जाएगा। एक बात याद रखिए, जैसे दूसरे विश्व युद्ध का कारण वर्साय की संधि थी, ठीक वैसे ही तीसरे विश्व युद्ध के कारणों में से एक ये रूस यूक्रेन युद्ध प्रमुख कारण होगा। क्योंकि यूक्रेन के लोग भले ही अभी रूस की गुलामी स्वीकार कर लें, लेकिन इनके मन में बदले की भावना, प्रतिशोध की आग हमेशा जलती रहेगी और यही कारण बनेगा तीसरे विश्व युद्ध का। इससे आगे बढ़ते हैं। दरअसल इतिहास अपने आप को दोहराता है। दूसरे विश्व युद्ध को याद करिए। एक तरफ जहां जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर, जो पहले विश्व युद्ध के समय जर्मन सेना का सिपाही था, फौजी था, ठीक उसी तरह से इटली का शासक मुसोलिनी, जो पहले विश्व युद्ध के समय इटली सेना का एक सिपाही था, फौजी था, लेकिन दोनों अपने अपने देश के तानाशाह बने, राष्ट्राध्यक्ष बने और दूसरे विश्व युद्ध का कारण भी। उसी कहानी को इतिहास एक बार फिर दोहरा रहा है। व्लादिमीर पुतिन का भी इतिहास यही रहा है। व्लादिमीर पुतिन भी कभी रूसी सेना के सिपाही थे, फौजी थे और आज रूस के राष्ट्रपति हैं। परिणाम आपके सामने है। सबसे बड़ी चीज, युद्ध में कभी किसी का भला नहीं होता। कई बार हम लोग आपस में बातचीत में कहते हैं, पुलवामा हमला हो या उरी हमला, हम बार बार कह देते हैं कि हमारा देश पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं कर देता। इस बात को याद रखना चाहिए कि जो देश के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में बैठा है उस पर कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। वो अचानक से देश को युद्ध में नहीं झोंक देगा। एक बात और मैं आपको यहां बता दूं कि जेलेंस्की, जो आज यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनका इतिहास ये है कि वो एक कॉमेडियन हुआ करते थे और कॉमेडियन से वो राष्ट्राध्यक्ष बने। सच्चाई ये है कि देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लोकतंत्र से तो जीतता है, लेकिन उसे कुशल कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए। और जेलेंस्की सही मायनों में कहें तो भारत के भगवंत मान हैं, एक कॉमेडियन थे। लोकतंत्र में वोटों के आधार पर राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन यूक्रेन को नहीं संभाल पाए, विदेशी नीति को नहीं संभाल पाए और रूस की कूटनीति के सामने अपने साथ साथ पूरे देश को ले डूबे। आज के लिए थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल हिल, उत्तर प्रदेश।